नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। महाकुंभ को लेकर तैयारियों में सरकार जुट गई है। महाकुंभ से पहले स्मार्ट होंगे प्रयागराज के ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल। पर्यटन विभाग ने इस दौरान 75 ढाबों, रेस्टोरेंट मालिकों का चयन किया है। इस दौरान ढाबों और रेस्टोरेंट मालिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेनिंग में खानपुर और बैठने की व्यवस्था और पार्किंग पर फोकस है। चयनित ढाबों और रेस्टोरेंट, होटल्स को सरकार इस दौरान सब्सिडी देगी। आपको बता दें कि महाकुंभ को देखते हुए अब प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे पहले जो महाकुंभ था वो 2013 में प्रयागराज में आयोजित हुआ था। अब अगला महाकुंभ 2025 में आयोजित होना है। ऐसे में महाकुंभ को लेकर अभी से प्रशासन और राज्य सरकार तैयारियों में जुट गई है। महाकुंभ से पहले अब प्रयागराज के जो भी ढाबे, रेस्टोरेंट और होटल्स हैं उन्हें स्मार्ट बनाया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इस दौरान 75 ऐसे ढाबों और रेस्टोरेंट्स को चयनित किया है जिनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनके मालिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ट्रेनिंग में खान पीने की चीजें, बैठने की व्यवस्था और पार्किंग पर विशेष फोकस रहेगा। चयनित ढाबों, रेस्टोरेंट और होटल्स को सरकार इस दौरान सब्सिडी भी देगी। तो हिंदुओं का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला या जमावड़ा कहे जाने वाले महाकुंभ को देखते हुए तैयारियां जो है प्रशासन ने शुरू कर दी है। सरकार ने इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। इस दौरान आपको बता दें कि 2025 में महाकुंभ होने वाला है। इससे पहले वर्ष 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था। अब इसका आयोजन 2025 में किया जाना है। ऐसे में 2025 में साल की शुरुआत में महाकुंभ होना है। इसको देखते हुए अभी से जो प्रशासन है और जो योगी सरकार है उसने तैयारियां पूरी करना शुरू कर दिया है। तैयारियों में जुटने लग गई है सरकार। आपको बता दें कि महाकुंभ से पहले प्रयागराज के जितने भी ढाबे, रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं उनको स्मार्ट बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सीधा रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक का। प्रियम पाठक, जिस तरह से महाकुंभ 12 सालों में एक बार होता है, इससे पहले 2013 में हुआ था, अब 2025 में साल की शुरुआत में होना है। ऐसे में महाकुंभ को भव्य और दिव्य रूप देने के लिए प्रयागराज में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्या जानकारी? बिल्कुल भैया, देखिए 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है और ऐसे में उसमें आयोजन में माना जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंचेंगे और इसीलिए सभी जो तैयारियां हैं उनको अभी से ही पूरा करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और इवन कई महीने पहले से आप देखें तो सरकार 2025 में होने वाले कुंभ को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। वहां पर क्या व्यवस्थाएं की जानी है, किस तरीके से चीजों को बेहतर करना है, उन सब चीजों को लेकर वहां पर अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है और लोकल स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब सरकार ने तय किया है कि प्रयागराज यानी कि जिस रास्ते में जितने भी जो कनेक्टिंग शहर है वहां से जो रास्ते जाते हैं उन रास्तों में जो होटल हैं, ढाबे हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, क्योंकि सभी लोग जब पहुंचेंगे तो इन्हीं मार्गों से होकर पहुंचेंगे, तो ऐसे में उनके रुकने के लिए, ठहरने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी और जो ढाबे होंगे, रेस्टोरेंट होंगे या फिर होटल्स होंगे उनको कैसे स्मार्ट किया जाए, तो उसको लेकर सरकार ने सभी ढाबों, होटल को, रेस्टोरेंट को जो है प्रशिक्षण देने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी। ऑनलाइन माध्यम से ऐसे 75 जो ढाबे हैं या फिर रेस्टोरेंट और होटल्स हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उसके अंदर खाने पीने की कैसे बेहतर व्यवस्था होगी, पार्किंग की कैसे तैयारियां की जाएंगी, मेहमानों का किस तरीके से वेलकम करना है और इसके अलावा सबसे जो अहम है वो स्वच्छता का किस तरीके से विशेष तौर पर ध्यान देना है। क्योंकि इससे पहले भी हम देखें योगी सरकार ने जिस तरीके से कुंभ का आयोजन किया था, बड़े पैमाने पर जो है उसमें तैयारियां की गई थी। करोड़ों की संख्या में जो लोग थे वहां पर पहुंचे थे, आस्था की डुबकी वहां पर संगम में लगाते हुए लोग नजर आए थे, तो वहां पर भी स्वच्छता का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वहां के जो साफ सफाई कर्मचारी थे उन्होंने पैर धुले थे और इस सबके जरिए एक मैसेज उन्होंने दिया था कि स्वच्छता कितना अहम है और पूरी कह सकते हैं जो तैयारियां थी उसमें स्वच्छता को विशेष तौर पर तरजीह दी गई थी। ठीक अब जब एक बार फिर 2025 में कुंभ का आयोजन होने जा रहा है, महाकुंभ का इस बार आयोजन होने जा रहा है, तो उसको लेकर भी तकरीबन सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी करने की जो सिलसिला है वो तेजी के साथ में शुरू हो चुका है। और ऐसे में वहां पर जो लोग आएंगे
क्योंकि कुंभ एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा सांस्कृतिक मेला है जिसमें पूरे देश के कोने कोने से जो लोग हैं वो प्रयागराज पहुंचते हैं, वहां पर आते हैं, वहां पर संगम में डुबकी लगाते हैं। और सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला या सबसे बड़ा तीर्थ जमावड़ा इसे बोल सकते हैं। ऐसे में काफी ज्यादा मान्यता महाकुंभ की। और खास बात यह भी, इससे पहले योगी सरकार के दौरान हमने देखा था कुंभ का आयोजन काफी सफलतापूर्वक किया गया था, लेकिन ये महाकुंभ है, महा होने के साथ और 12 साल में क्योंकि एक बार यह आता है ये मौका, ऐसे में इसकी चुनौतियां अलग होंगी कुंभ से। ऐसे में इसको देखते हुए, क्योंकि तैयारियों के लिए आखिर प्रशासन अभी से जुट गया, हालांकि 2025 में होना है साल के शुरुआत में, लेकिन अभी से जो है कवायद इसके लिए शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए कवायद जो है वो कई महीने पहले से शुरू हो चुकी है। इसी तरीके की तस्वीर हमको पिछले वाले भी जब कुंभ का आयोजन हुआ था तब भी देखने को मिला था। सरकार की तरफ से करीब 1.5 साल पहले से जो है वो तैयारियां शुरू कर दी गई थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो बैठ के कर रहे थे और यही नतीजा था कि आप देखें पूरे सफलतापूर्वक सरकार ने उस कुंभ का आयोजन किया था और करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु थे उन्होंने आस्था की डुबकी वहां पर संगम में लगाई थी। ठीक इस बार भी अगर आप देखें तो कुंभ को लेकर खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो है बाकायदा पैनी नजर रखी जा रही, हर एक चीज की खुद वो समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी तैयारियां पूरी की जाएं और जिस तरीके से पिछला जो कुंभ था उसका आयोजन किया गया था उससे बड़ा आपकी इस बार जो है वो भव्य और दिव्य जो कुंभ है उसका आयोजन होना चाहिए और सभी तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए, कहीं पर भी कोई व्यवधान ना आए। सभी तैयारियों को देखा जाए, उसको समझा जाए, परखा जाए, जो व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है वो की जाए। सरकार से उसके लिए जिस तरीके की मदद की आवश्यकता है वो वहां पर सरकार कर रही है। तो कह सकते हैं पूरी तरह से अभी से ही तैयारियों में जो सरकार है वो जुट चुकी है आने वाले 2025 के महाकुंभ को लेकर। और सरकार को उम्मीद है कि पिछली बार जितने श्रद्धालु वहां पहुंचे थे उससे करीब 50% ज्यादा लोग इस बार जो है वो वहां पर पहुंचेंगे और इस लिहाज से सभी तैयारियां जो है वो पूरी करनी है। प्रयागराज को पूरी तरीके से फिर से एक बार सजाया संवारा जा रहा है, वहां के जो मार्ग है उनका चौड़ीकरण किया जा रहा है। महाकुंभ को भव्य और दिव्य रूप देने के लिए अभी से योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो कवायद में शुरू कर दी है, कवायद जो है तेज कर दिया। हालांकि किस तरह से कुंभ का महाकुंभ का आयोजन किया जाता है उस पर सभी की निगाहें। प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं राजस्थान के जोधपुर से एक मामला सामने आया है जहां दो गुटों के बीच सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई। बता दें कि देर रात यहां सुरसागर इलाके में पथराव और आगजनी की घटना हो गई, तो वहीं पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियां मौके पर तैनात कर दी गई। बताया जा रहा है कि ईदगाह का गेट निकालने को लेकर यह विवाद जो है शुरू हुआ, जिसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आगजनी और पथराव तक पहुंच गया। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज कर करीब 15 आरोपियों को हिरासत में इस दौरान ले लिया है। तो जोधपुर से ये पूरा मामला जहां सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है, पथराव और आगजनी की घटना जो है वो देखने को मिली। जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। जोधपुर की अमन चैन की जो अपनी गंगा जमुनी संस्कृति है उस पर आघात हुआ है और निश्चित रूप से जिन लोगों ने भी ये किया है उसके खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो। जिस तरह से आगजनी हुई है, घर से निकालकर महिलाओं को, बालकों को, पुरुषों को मारा गया है, वो निंदनीय है। मैं एक बार पुनः प्रशासन से अपील करता हूं कि जिन्होंने भी, जब शांतिपूर्ण वार्ता हो चुकी थी उसके बाद भी पत्थर बरसाना कौन सा कानून कहता है? अच्छा, ये अमानवीय है। मैं इस अमानवीय घटना की निंदा करता हूँ। विवाद क्या था सर? विवाद क्या हो गया था इनके जिसके साथ? विवाद कुछ नहीं था। यहाँ जो कब्रिस्तान है उसके पीछे बहुत पहले इन दोनों समुदाय में एक समझौता हुआ था, उसमें पीछे गेट नहीं निकालेंगे ये समझौता हुआ था, तो मेरे को बताया गया। आज उन्होंने पीछे गेट निकालने की कोशिश की तो लोगों ने पुलिस में जाके कंप्लेन की, तो दोनों पक्ष आए, राजी हो गए, नहीं निकालेंगे, समझौता हो गया। उसके बाद जो जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हमारे सूर्यनगरी भाईचारे की पहचान, सूर्यनगरी के निवासी हमें आपस में सभी समुदाय हो भाईचारे से रहते हैं। आज तक हमारी परंपरा रही, हमारा आदर्श रहा है। और सूरसागर की जो कल की कोई घटना है जिसमें कोई गेट को खोलने का दो व्यक्तियों या दो पक्षों में जो भी विवाद हुआ उसको ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसको आधार बनाकर कोई असामाजिक तत्व आपसी प्रेम भाव सौहार्द को खत्म करना चाहे उसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं सभी समुदायों से प्रार्थना करता हूं कि हमारा जोधपुर भाईचारे की पहचान है, आपसी प्रेम भाव की पहचान है, हम इसमें कायम रखें। और ऐसा जो कुछ भी असामाजिक तत्व है या इसको कोई दूसरा रूप देने का प्रयास करते हैं, पुलिस ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की है और सख्त कार्रवाई और करेगी अगर ऐसा कोई पाए जाएंगे तो।
तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोहर लाल का। मनोहर, जिस तरह से राजस्थान के जोधपुर से पूरा मामला सामने आया है, जहां दो गुटों के बीच सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई, क्या जानकारी, क्या अपडेट? बता दूं कि कल शाम को जिस तरह से ये घटना हुई है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं दो समुदाय आपस में भिड़ गए हैं। मामला बताया जा रहा है कि ईदगाह के पीछे जो ईदगाह के लोगों ने जब गेट निकाला, उसके बाद में ये सांप्रदायिक तनाव फैल गया और कल शाम को लगभग 9:30 बजे दोनों समुदाय के बीच में पत्थरबाजी हुई और उसके बाद में एक दुकान के अंदर आग लगा दी गई और आग के बाद में एक कार खड़ी थी, उसके शीशे भी तोड़ दिए। तो निश्चित तौर पर कहें कि दो गुटों के बीच में भारी विवाद हुआ, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर तैनात हो गई और काफी स्थिति कहीं न कहीं जो है कंट्रोल में कर ली गई। और उसके बाद जिस तरह से रिया देर रात तक ये कहीं न कहीं घटनाक्रम चलता रहा, निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सवाल इसलिए उठता है कि जो पहले जो घटना हुई है, 2 दिन से ये घटनाक्रम चल रहा था, इसके बीच में समझाइश भी पुलिस ने कर ली, लेकिन कहीं न कहीं मामला उग्र होता गया और कल ये इस तरह से उपद्रव हो गया। जी रिया, बिल्कुल मनोहर, जिस तरह से हम तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से वहां पर जो दंगे हैं वो भड़के, वहीं रैपिड एक्शन फोर्स जो है मौके पर तैनात दिख रही है। अभी की अगर स्थिति की बात करूं, अभी स्थिति कैसी है? क्या आरएएफ की तैनाती अभी भी है या स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण पे है? देखिए रिया, जस्ट मैं अभी निकला हूं वहां से, स्थिति सामान्य है और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और दोनों तरफ से कहीं न कहीं शांति व्यवस्था बनाई रखी है और पुलिस की तरफ से निर्देश है कि जरूरी काम के अलावा घर से बाहर नहीं निकले। स्थिति को सामान्य कर लिया गया है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। जी, क्या धारा 144 भी लागू की गई है? बिल्कुल रिया, उस क्षेत्र के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई है और पुलिस पैनी नजर रखी हुई है। जी रिया, और कितने लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है? क्या पूछताछ की जाएगी? जड़ तक पहुंचा जाएगा कि आखिर क्यों ये विवाद शुरू हुआ और जो आरोपी है जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को यहाँ पर नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ किस तरह से आगे कार्रवाई? देखिए रिया, अभी तक लगभग 15 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इसके अलावा भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इसके जड़ कहाँ है और इसके साथ साथ ये भी देखना चाहेगी कि ये आगजनी क्यों हुई, क्योंकि सूरसागर वो क्षेत्र है कि यहाँ कई बार दंगे हो चुके हैं, तो पुलिस कहीं न कहीं जो है इसके जड़ तक जाना चाहती है। जी रिया, वहीं मनोहर, जिस तरह से आपने बताया धारा 144 लागू कर दी गई है क्षेत्र में, हालांकि अभी जो है स्थिति नियंत्रण में है, सामान्य है, लेकिन रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है। मनोहर, क्या माना जाए, कब तक धारा 144 लागू रहेगी? देखिए, अभी कहना ठीक नहीं है कि कब तक रहेगी, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से स्थिति नियंत्रण में है तो जल्द ही 144 धारा जो है वहां से हटा दी जाएगी, लेकिन पुलिस जो है अपनी नजर रखी हुई है। जी, और लोगों के बीच कैसा रिएक्शन, लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, ये स्पष्ट है कि जिस तरह से लोगों से हमने बात की तो लोगों ने ये कहा है कि ये एक उस दरवाजे का विषय था और उससे पहले 2 दिन पहले कोई बच्चों का झगड़ा था, इसको 2 समुदाय से जोड़ दिया गया, जबकि उनका ये कहना है कि ये 2 समुदाय का विषय नहीं है, लेकिन ये 2 समुदाय के साथ जोड़ा जा रहा है। जी, बिल्कुल, यानी एक छोटा सा मामूली विवाद जो है इतना बड़ा रूप उसने ले लिया कि आगजनी और पत्थरबाजी हो गई। हालांकि आरएएफ की तैनाती है वहां पर, स्थिति नियंत्रण में है, धारा 144 लागू कर दी गई है। मनोहर, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा में आकाश आनंद की मुख्य धारा में वापसी हो गई है। उत्तराखंड उपचुनाव में स्टार प्रचारक बने हैं आकाश आनंद। उत्तराखंड में 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है, लेकिन आकाश आनंद उत्तर प्रदेश के मामलों से दूर रहेंगे। फिलहाल आकाश आनंद किसी भी पद पर नहीं है। मायावती ने उन्हें सभी पदों से और अपने वापसी वारिस के पद से जो है बेदखल कर दिया था, लेकिन उत्तराखंड की सूची में वो स्टार प्रचारक बनाए गए। तो मायावती के भाई के बेटे आकाश आनंद को अब थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां देना वापस हो गई हैं। उत्तराखंड में जो उपचुनाव है उसमें स्टार प्रचारक आकाश आनंद को बनाया गया है, यानी बसपा की मुख्य धारा में आकाश आनंद की वापसी के संकेत। उत्तराखंड उपचुनाव में स्टार प्रचारक बने हैं आकाश आनंद। हालांकि यूपी की सियासत से उन्हें दूर रखा गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से बयानबाजी उन्होंने की थी, जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था, उसके बाद उनकी काफी ज्यादा किरकिरी हुई, काफी ज्यादा निंदा हुई, जिसके बाद मायावती ने उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए उनकी सभी रैलियों को रद्द कर दिया था। साथ ही आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी के पद से भी हटा दिया था, यानी सारी जिम्मेदारियों से उन्हें मुक्त कर दिया था। वहीं अब आकाश आनंद की एक बार फिर से एंट्री यहां पर होती है, फिर से बसपा की मुख्य धारा से आकाश आनंद जुड़ गए हैं।
हालांकि उत्तर प्रदेश की सियासत से वो दूर रहेंगे, लेकिन उत्तराखंड में सक्रिय भूमिका वो निभाएंगे। उत्तराखंड में 2 सीटों पर बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव है। ऐसे में आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बनाया गया है। सीधा रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव के दौरान जो आक्रामक तेवर उनके थे, उनको देखते हुए मायावती ने उन्हें सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। हालांकि अब आकाश आनंद की मुख्य धारा में वापसी यहां पर हो गई है। उत्तराखंड के स्टार प्रचारक उन्हें बनाया गया, लेकिन मोहम्मद आसिफ यहां पर देखने वाली चीज यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत से दूर रखा है उन्हें। निश्चित तौर पर रिया, जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव के दौरान नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सभी पद से मुक्त कर दिया था और उन्हें यहाँ की सारी जिम्मेदारियां से मुक्त करते हुए एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की थी बसपा प्रमुख मायावती ने कि अगर कोई अपशब्द या बड़बोलापन या विवादित बयान देता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें उपचुनाव की, तो उपचुनाव यूपी में भी होने हैं और उत्तराखंड में भी होने हैं और बसपा प्रमुख मायावती ने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है उपचुनाव को लेकर। और उपचुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती यह मैसेज भी देना चाहती है कि भले ही लोकसभा चुनाव में उन्हें कड़ी शिकस्त मिली, उनकी हार हुई है, उनके जो प्रत्याशी थे जीत नहीं दर्ज करा पाए, लेकिन अब भी वह और उनकी पार्टी जिंदा है। और यही माना जा रहा है कि आकाश आनंद को जिस तरह से उत्तराखंड के उपचुनाव में स्टार प्रचारक बनाया गया, हालांकि 13 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई, जिसमें पहले नंबर पर बसपा प्रमुख मायावती है, दूसरे पर आकाश आनंद को स्टार प्रचारक घोषित किया गया है। इससे साफ जाहिर है कि अब कहीं न कहीं आकाश आनंद की वापसी भी बसपा में हो सकती है और एक अहम जिम्मेदारी आगे भी दी जा सकती है। फिलहाल आकाश आनंद को यूपी की सियासत से दूर रखा गया है, क्योंकि यूपी की सियासत में काफी विवादित हो चुके थे आकाश आनंद, और आकाश आनंद के पहले कहीं न कहीं मोहम्मद आसिफ एक तरह से उत्तराखंड में उनकी वापसी कराई जाती है, स्टार प्रचारक उन्हें बनाया जाता है, लेकिन यूपी से दूरी आखिर क्या माना जाए, मायावती की रणनीति का हिस्सा? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं अब बसपा में एक तरह से परिवारवाद भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी यूपी में मिल रही है और इसके बाद अब यह सामने आ गया है कि उत्तराखंड के उपचुनाव में आकाश आनंद अपनी अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। तो ऐसे में जिस तरह से बसपा पूरा वजूद होती चली जा रही है, लोकसभा का चुनाव हो या इससे पहले विधानसभा चुनाव में एक ही सीट जीत पाई थी, तो ऐसे में विश्वास जो जनता का है उसे बसपा प्रमुख मायावती ने खो दिया है। अब वह अपने भाई और भतीजे के सहारे अपनी उपचुनाव में अपनी बैतरणी पाल लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जिस तरह से आकाश आनंद विवादित हुए थे और साथ ही साथ जिस तरह से परिणाम आए वह काफी चौंकाने वाले रहे। अब मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से आपने कहा कि बसपा में भी अब परिवारवाद देखने को मिल रहा है, हमने वही देखा कि उपचुनाव में जिस तरह से मायावती ने अपने भाई को बड़ी जिम्मेदारी दी, वहीं अब आकाश आनंद का भी स्टार प्रचारकों में मायावती के बाद दूसरे नंबर पर नाम है। इससे साफ ये चीज साफ हो गई है कि बसपा में भी परिवारवाद जो है हावी होता जा रहा है। हालांकि आकाश आनंद उत्तराखंड में कितना कुछ कमाल दिखा पाते हैं, कितनी सीटें, क्योंकि 2 सीटों पर उपचुनाव है, इनमें से कौन सी सीट जो है बसपा के खाते में कर पाते हैं, उसकी सभी पर सभी की निगाहें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका। वहीं गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक साथ 3 लोगों को गोली मारने का मामला है। बता दें कि खेत में पानी लगाने को लेकर विवाद इतना हुआ कि पिता और उसके 2 बेटों को गोली मार दी गई, जिसमें पिता और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं मामला अलग अलग समुदाय का है, जिसको देखते हुए आसपास के थानों की फोर्स गांव में लगा दी गई है, जिससे माहौल ना बिगड़ सके।
जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता प्रवीण कुमार का। प्रवीण, क्या कुछ गाजियाबाद से पूरा मामला है जिसमें 3 लोगों पर गोली चलाई गई, जिनमें से 2 की मौत हो गई है? जी, आपको बता दें, ये मोदी नगर के नेवाड़ा थाना क्षेत्र का ये खिदौड़ा गांव है, जहां पर कल ये 60 वर्षीय जो है बुजुर्ग, जिन्होंने आम का बाग जो है उस पर खेत पर ले रखा था, उसमें वो आम के बाग में काम करते थे। देर रात 11 बजे वो आम के बाग में जो है पानी लगाने के लिए अपने पुत्र के साथ गए थे, दोनों पुत्रों के साथ। वहीं पड़ोस में एक खेत और है जिसका दीपक त्यागी नाम बताया जा रहा, उनसे उनका विवाद हुआ था, जिसके बाद विवाद होने के बाद उनको जो जिनका वो खेत था उनको वो दोनों समुदाय के लोगों को समझा दिया गया था, और वो रास्ते में जब अपने घर की तरफ लौट रहे थे, इसी दौरान घात लगाकर बाइक सवारों ने पिता और दोनों पुत्रों पर जो है ताबड़तोड़ 15 राउंड फायरिंग करती, जिसमें मौके पर पिता और एक उसके पुत्र की मौत हो गई और एक पुत्र जो है वो घायल रूप से वहीं पड़ा रहा। और बदमाशों ने यहाँ तक नहीं, उनके पिता को 60 वर्षीय जो बुजुर्ग थे पप्पू, जिनका नाम बताया जा रहा, उनकी लाश को जो है वहीं के रजवाए में फेंक दिया और उनके पुत्र को झाड़ू में फेंककर वहां से चले गए। और जो तीसरा उनका पुत्र था उसको मरा हुआ समझकर वहां से बदमाश फरार हो गए। आनंद थाना में जब वहां पर लोगों ने गोली की आवाज सुनी तो मौके पे पहुंचकर देखा तो लंबी छानबीन के बाद पिता और पुत्र का शव मिला, और वहीं एक पुत्र जो घायल अवस्था मिला उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया। घायल बेटा है प्रवीण, उसकी हालत कैसी है? डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? जो पुत्र जो है उनका वो घायल है, वो गंभीर रूप से घायल है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस पूरे मामले में जो है पुलिस ने माहौल न बिगड़े इसको लेकर आसपास की फोर्स थाने की बुलाकर यहाँ गांव में फैला दी गई है, ताकि किसी तरीका कोई सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, क्योंकि ये 2 समुदाय का मामला है। और इस तरह से प्रवीण, ये 2 समुदायों के बीच का ये पूरा मामला, और हालांकि पुलिस जो है मौके पर डटी हुई है, लेकिन जो बदमाश इस घटनाक्रम को अंजाम देकर फरार हो गए, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी हासिल हो पाई है? क्या कोई चश्मदीद इस पूरे मामले का, और बदमाशों को पकड़ने को लेकर पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? जी, आपको बता जो इनके पड़ोस के जो रहने वाले जो दीपक त्यागी है, उसके बारे में उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्योंकि उसके बारे में बताया जाता है कि उसने हत्या और हिस्ट्री सीटर है वो व्यक्ति। पुलिस को उससे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और तलाशियों के लिए पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई है, फोरेंसिक टीम और पुलिस की अन्य विभाग की टीम वहां पहुंचकर वहां से सबूत जुटा रही है, और लगातार जो है पुलिस दबिश दे रही है ताकि उन बदमाशों की गिरफ्तारी की जा सके। और दूसरी तरफ गांव वालों ने इस पूरे हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस वहां समझाती दिखाई दी। गांव के लोगों की मांग है कि जिन्होंने भी हत्याकांड को इस अंजाम दिया उनका पुलिस एनकाउंटर करे। इसको लेकर लगातार वहां के गांव के लोग पुलिस से ये मांग कर रहे हैं और लगातार सड़क पर सब रखकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जी रिया। ठीक है प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।